नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी, स्पेशली फ्रॉम जीएस पेपर 4 पर्सपेक्टिव, जहां पे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के ऊपर सवाल आते हैं। तो यहां पे मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करूंगा कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एग्जैक्टली है क्या। ऑल दो थोड़ा सा आपको बोरिंग लेक्चर लग सकता है क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू थ्रू द इंटरेक्शन इटसेल्फ। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सिविल सर्विसेज, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है ऑफ 1968। ऑल्दो काफ़ी सिमिलर है, बट आपको ध्यान रखना है दिस डिस्कशन इज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में व्हाई वी आर डूइंग दिस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल। रिसेंटली आपने ये चीज जरूर देखी होगी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया ने राइट टू रिप्लाई, हमारा जो राइट टू रिप्लाई था उसका इस्तेमाल किया, जहां पे इंडिया की जो डिप्लोमेट थी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। इनफैक्ट ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, आपने जरूर इस चीज को देखा होगा। इसके बाद एक और चीज भी वायरल हुई थी विथ रेस्पेक्ट टू मीडिया, राइट। आपने ये इमेज भी देखी होगी, आज तक की जो अंजना ओम कश्यप थी, शी फेस्ड ह्यूज एम्बैरेसमेंट व्हेन स्नेहा दुबे शी सेंट हर आउट ऑफ द ऑफिस। वो उनका इंटरव्यू लेने चली गई थी, सडनली शी वेंट इनसाइड, शी वाज टेकिंग द इंटरव्यू एंड वेरी कर्टियसली स्नेहा दुबे ने उन्हें इस तरह से मतलब बाहर निकाला। तो इसके बाद काफी ज्यादा मीम्स भी बने थे इसके ऊपर कि मीडिया पर्सनल को उन्होंने बाहर निकाल दिया, शी वाज हिलेरियसली किक्ड आउट एटसेट्रा। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि what Sneha Dubey did was she simply followed the Central Civil Service Conduct Rules 1964। तो आज हमारी उसी के चलते चर्चा होने वाली है। क्या बात करने वाले हैं, किस रूल के तहत उन्होंने ये किया। देखिए, सबसे पहली चीज ये है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन फॉरेन सर्विस इज अ सेंट्रल सिविल सर्विस। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में केवल 3 आती है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आई एम रिपीटिंग अगेन, इंडियन फॉरेन सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट एलीट सेंट्रल सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और यही रूल्स अप्लाई होते हैं। इसमें से कौन से रूल को उन्होंने फॉलो किया, देखिए रूल 8 है यहाँ पे, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। यहां पे ये कहा जाता है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन और प्रीवियस परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, किसी एक मीडिया इसमें दे कैन ओन होली और पार्शियली और दे कैन कंडक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर और मीडिया हाउस ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे तो ये केस नहीं था, बट दिस डज अप्लाई कि अगर सिविल सर्वेंट है, अपनी बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में कोई बुक पब्लिश करते हैं या फिर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी फाइन करके बताया गया। एंड दिस वाज नॉट द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, इट वाज रादर सम सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल इंटरव्यू व्हिच वाज ट्राइड बाय आज तक, जहां पे उन्होंने उसको मना कर दिया। अब अगेन हियर ऑल्सो शी डिड इट वेरी वेरी ग्रेसफुली, क्योंकि अगर रूल 3A की बात करें, सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी प्रॉम्प्ट एंड वेरी कर्टियस। यहां पे आप देख सकते हो, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज बी डिसकर्टियस इन द मैनर और इन द ऑफिशियल डीलिंग्स और इन जनरल ऑल्सो दे हैव टू बी वेरी कर्टियस। इनफैक्ट जब इंटरव्यू लेने पहुंची थी यहाँ पे अंजना ओम कश्यप, देन द फर्स्ट थिंग दैट Sneha Dubey did was she folded her hands and she said thank you very much, and then she said please you can leave, right? So again she was very prompt and courteous itself, and observance of government policies भी again एक civil service conduct rule है। Every government servant at all the times in accordance with the government policies they have to follow जो भी उनकी रहेंगी रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, रूल्स रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, सारी रूल्स को फॉलो करना है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करना है एट वर्क प्लेसेस, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। चलिए इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स क्या क्या कहती है, जहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलेगी। बहुत बार आपको लगता है कि ये रूल्स वायलेट होती है, बट सवाल ये उठता है कि वायलेट करेंगे तो क्या होगा। देखिए सिंपल चीजें, वायलेट करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में अगर इफ दे आर हेल्ड गिल्टी तो आगे वाली प्रोसीडिंग चलेगी एंड दे माइट बी डिसमिस्ड एट द एंड ऑफ द डे, राइट। सो शुरुआती स्टेप है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं पॉलिसीज के बारे में या फिर कंडक्ट रूल्स के बारे में। सबसे पहला जो रूल है इन जनरल, इससे पहले आपको डेफिनेशंस वगैरह मिलेंगे। रूल 3 में आपको बताया गया है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शल एट ऑल द टाइम्स
These terms are from typically ethics, integrity, and aptitude. Maintain absolute integrity. They have to maintain absolute devotion to the duty. They have to maintain decency, morality of at all times. Ethical standards maintain करने हैं, moral रहना है, politically neutral रहना है आपको. They have to show fairness, impartiality. They have to maintain accountability and transparency. You can see all the important words and terminology you can find here. इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगी जहाँ पे डिक्लेयर इफ दे हैव एनी प्राइवेट इंटरेस्ट. इसके अलावा मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एंड परफॉर्म एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म. तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे व्हाट दे हैव टू फॉलो बताया गया है इन द कॉन्डक्ट रूल्स. इसके अलावा ये बहुत जरूरी रूल है, रूल 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल indulge in any act of sexual harassment of any woman at workplaces. In fact, अगर वो इंचार्ज है तो they have to take appropriate steps to prevent sexual harassment of women. यहाँ पे आपको rules and regulations मिलेंगे. Sexual harassment का definition मिलेगा, any kind of physical contact or advances, demand for a request of sexual favors, making sexually colored remarks or showing pornography, unwelcome physical activity, verbal हो या non-verbal हो, everything is regarded as sexual harassment here in the rules. इसके अलावा in the rule 4, you'll find a very, very important thing. Employment of near relatives of government servants in companies or firms. तो यहाँ पे no government servant अपनी पोजीशन जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे कि उनके किसी फैमिली मेंबर को या फिर उनकी कंपनी को कोई फायदा मिले. ये नहीं करना है. बट आपने बहुत बार देखा होगा दीज रूल्स आर फ्लाउटेड बाय यूजिंग सर्टन लूप होल्स, बट दिस इज not allowed, right? इसके अलावा no class 1 officer shall, except with the previous sanction of government, permit his son or daughter or dependent to accept employment in any company or a firm जिसकी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग है. तो ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है that their family members should not also take advantage of their official position. इसके अलावा there's another rule with respect to politics. ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है. Civil servants, they are not supposed to take part in politics and elections. यानी कि आपको ध्यान रखना है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो दे कैन हैव देयर ओन आइडियोलॉजी. आपको ध्यान रखना है वो वोट कर सकते हैं क्योंकि वो नागरिक है, दे हैव इलेक्शन आईडी, दे कैन वोट, बट दे कैन नॉट बी अ पार्टी टू एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई मूवमेंट हो. और साथ ही साथ उन्हें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके फैमिली मेंबर्स भी सब्सक्राइब ना करें. ऑल्दो यहाँ पे बस लिखा हुआ है द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एंडेवर टू प्रिवेंट एनी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम देयर फैमिली टेक पार्ट इन दीज एक्टिविटीज. प्लीज रिमेंबर दे कैन वोट. ऑलराइट. इसके अलावा इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू से अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, वो पार्टी नहीं है एटसेट्रा, इसका सारा डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर ही रहेगा. ऑलराइट. सो they cannot take part in the politics but they can vote. आपको याद रखना है they do have right to vote. इसके अलावा ज्वाइनिंग एसोसिएशन के ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई. यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, हमारे पास आर्टिकल 19 में वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बट दैट राइट इज लिमिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन विच इज प्रेजुडिशियल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. अगेन पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, दूसरे एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकते जो थ्रेटन करते हैं इंडिया को. इसके अलावा ऑल्दो वो उनके खुद के एसोसिएशन बना सकते हैं. इसके तहत आपने देखा होगा सिविल सर्विस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, आईआरएस एसोसिएशन, बहुत सारे होते हैं एंड दे आर अ वेरी पावरफुल लॉबी. गवर्नमेंट पॉलिसीज को दे डू नज और स्वे गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट आपको ध्यान रखना है दैट दे कैन नॉट ज्वाइन एनी एसोसिएशन विच इज हार्मफुल टू द कंट्री एंड दे आर नॉट सपोज टू डेमोन्स्ट्रेट और स्ट्राइक. इसीलिए उनकी जब एसोसिएशन बनती है दे डू नज द गवर्नमेंट, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक पे चले जाएंगे. राइट. आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, सिंघम में आपने देखा होगा सारी पुलिस मिलकर स्ट्राइक पे चली गई. दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड इन इंडिया. राइट. इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है. एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत इन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो प्लीज रिमेंबर दे कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट और स्ट्राइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ऑलराइट. राइट. चलिए अगले रूल पे चलते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीकास्ट जो भी होता है आजकल सोशल मीडिया में भी, दे कैन नॉट डू दिस. दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ऑलराइट. और क्रिटिसाइज यानी कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं बिल्कुल, बट प्लीज रिमेंबर इफ इट इज एडवर्स क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, सस्पेंशन वगैरह होती है, आपने बहुत बार देखा होगा. इसके अलावा अगर कुछ
वो क्रिटिसाइज करेंगे जिससे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच प्रॉब्लम हो रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ हो रहा है, या फिर किसी और देश के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट। ऑल्दो अगर वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट की खुद की क्रिटिसिज्म हो रही है, देन इट इज नॉट क्रिटिसिज्म पर से, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा गिफ्ट्स के ऊपर, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। गिफ्ट्स, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू है उसके ऊपर, उन्हें रिपोर्ट करानी पड़ती है, उसके बारे में बताना पड़ता है सरकार को, राइट। अब शादी हो रही है मेरी, राइट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और मेरी शादी हो रही है, तो शादी में तो सभी लोग गिफ्ट ला के देंगे, तो उसके बारे में रूल्स यहाँ पे लिखे गए। देखिए, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट इज एक्सप्लेन्ड हियर एज एनी फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी अदर गिफ्ट ऑफ सम पेक्यूनियरी एडवांटेज, इसको कहते हैं गिफ्ट। ऑल्दो किसी मील या लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी को गिफ्ट नहीं कहा जाता, प्लीज ध्यान रखिएगा इसको। और यहां पे बताया गया है कि सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग लैविश हॉस्पिटैलिटी, तो लैविश हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये बताया गया। इसके अलावा शादी, वेडिंग, एनिवर्सरी एक्सेट्रा पे जो गिफ्ट मिलते हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी अगर ग्रुप ए पोस्ट पे 25,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट मिला है तो आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पे। अगर आप ग्रुप बी पोस्ट होल्ड कर रहे हो तो 15,000 से भी ज्यादा जो आपको गिफ्ट मिला है उसको आप रिपोर्ट करोगे। यहाँ पे ग्रुप सी में 7,500 से ज्यादा जो मिला हुआ है वो आप रिपोर्ट करोगे टू द गवर्नमेंट, यानी कि इसके ऊपर वाला जो भी गिफ्ट मिला है यू हैव टू रिपोर्ट। प्लीज रिमेंबर, दे कैन एक्सेप्ट गिफ्ट, शादी वगैरह एक्सेप्ट, बट एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर मिलेगा गिफ्ट तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। इसके अलावा डाउरी, अगेन दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल टेक, एक्सेप्ट, गिव और अबेट इन गिविंग और टेकिंग द डाउरी। इन फैक्ट अगर ये होगा देन दे विल बी चार्ज अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल चीज है। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट्स को, लोगों को सवाल जरूर होगा कि प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय हो सकते हैं या नहीं। आंसर वुड बी क्लियरली नो, यानी कि सिविल सर्वेंट्स दे कैन नॉट ज्वाइन एनी एम्प्लॉयमेंट। अगेन अगर गवर्नमेंट ओके कहती है तो दे कैन, बट विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन दे कैन नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड, बिजनेस, एनी जॉब, दे कैन नॉट टेक एनी एम्प्लॉयमेंट, दे कैन नॉट स्टार्ट एनी अदर कंपनी और रजिस्टर एनी अदर कंपनी। प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने बहुत बार देखा है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, रिटायरमेंट की बात तो कर ही सकते हैं, बट एक्टिव जो सिविल सर्वेंट्स है दे डू टीच, राइट, टीच वगैरह करते हैं, तो उसका क्या होता है? दूसरा जो काम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेक ऑनररी और सोशल और चैरिटेबल नेचर ऑफ वर्क, टेक एनी ओकेशनल वर्क विच इज लिटरेरी, आर्टिस्टिक और ऑफ साइंटिफिक कैरेक्टर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, या फिर कोई सोसाइटी हो जो स्पोर्ट्स के साथ, चैरिटी के साथ, लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई है, तो दे कैन डू दिस विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। एंड अगेन अंडर दिस इटसेल्फ मेनी पीपल डू वर्क। आपने देखा होगा बहुत बार दे वर्क ऑन प्रो बोनो बेसिस, ये बताया जाता है कि दे वर्क ऑन प्रो बोनो बेसिस विदाउट एनी पेमेंट, दे आर टीचिंग या फिर दे हैव टेकन अप सम अदर वर्क और एक्टिविटी, राइट। सो इसके तहत काम करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरिंग नॉर्मल पर्सन की तरह दे कैन ऑल्सो डू इट, बट रूल्स में लिखा गया है कि इंसॉल्वेंट नहीं होना है और हैबिचुअल इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि उधार में नहीं रहना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सिविल सर्वेंट्स है दे शैल नॉट स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट, दे शुड नॉट स्पेक्यूलेट। अब इसका मतलब क्या है? क्या सिविल सर्वेंट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। दे कैन डू इट थ्रू सर्टिफाइड ब्रोकर्स या फिर पीपल हु आर ऑथराइज्ड टू डू इट, वहां से वो लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। बट ध्यान रखना है कि स्पेक्यूलेट नहीं करना है, किसी शेयर के ऊपर स्पेक्यूलेशन नहीं करनी है। स्पेक्यूलेशन इज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स। इसके अलावा अगर उनके कोई फैमिली मेंबर से कोई पर्सन है जो शेयर्स में या फिर बहुत ज्यादा बोरिंग कर चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा ले चुके हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, वो भी करने नहीं देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट shall not permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which might embarrass or influence them in official capacity. Alright, तो आपको ये ध्यान रखना है कि
द इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग, बोरिंग, ऑल थिंग्स आर अलाउड, लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर कि वो स्पेकुलेशन नहीं कर सकते स्टॉक में, और आगे चल के आपको पता चलेगा कि डिस्क्लोज तो करना है एसेट्स और लायबिलिटीज सारी, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे इंडेटेडनेस हो, यानी कि अगर उधार में है सिविल सर्वेंट तो उनकी ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल कैपेसिटी के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। इसके चलते ये रूल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी लिस्ट है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिबेंचर्स, सारी चीजों को आपको गवर्नमेंट को बताना है। यू हैव टू डिस्क्राइब देम at the first appointment itself. That means the government will have the details of movable, immovable and valuable property with you and with your family members, with your dependents also. In fact, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लूपहोल्स को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखिए, नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह दिखाई जाती है, ये बिफोर ज्वाइनिंग ही दिखाई जाती है। दिस इज अ लूपहोल दैट इज यूज्ड। अगर आप लीगली बिफोर ज्वाइनिंग इफ यू शो हेवी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन इट बिकम्स क्वाइट वैलिड इन फ्यूचर ऑल्सो। इसके अलावा कुछ और रूल्स है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू अक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, परचेज, मॉर्गेज, लीज या गिफ्ट कर रहे हो देश के बाहर, तो आपको बताना पड़ेगा। सरकार जब ओके करेगी तभी आप ले सकते हो। इनफैक्ट यू कैन नॉट एंटर any transaction with the foreigner or foreign government also. With government permission, you can do all these things. And finally, कुछ और rules and regulations है which are quite understandable. Restriction regarding marriage, यानी कि government servant दूसरी शादी वगैरह नहीं कर सकते, provided personal law के अंदर available है तो कर सकते हैं, लेकिन they cannot enter into contract marriage with a person having a spouse living, यानी कि दूसरी शादी etc. नहीं कर सकते। इसके अलावा consumption of intoxicating drinks and drugs. The government servant shall strictly abide by the law relating to intoxicating drugs. अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में तो ये करना ही नहीं है। इफ दे आर डन, देन डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। फाइनली कुछ छोटे छोटे रूल्स है। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग दी चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। इसके अलावा कोई भी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होगी, अगर अभी तक हम लोगों ने चीजें देखी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कहीं पे कुछ डाउट है, अगर इंटरप्रिटेशन में डाउट आ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल रहेगा उसमें। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट इज द इंटरप्रिटेशन, दैट वुड बी फाइनल, right? And there are some rules regarding delegations of powers also. The government may by general or special order direct that any power exercisable by any head of the department under some rules shall be subject to conditions. तो कुछ conditions के ऊपर आप powers भी delegate कर सकते हो, ये दिया गया है in the conduct rules. Right, that is it right now. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बोरिंग आपको लेक्चर जरूर लगा होगा, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बट आई डो नॉट एक्सपेक्ट द एस्पिरेंट्स टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है, लेकिन केस स्टडी में आपको काफ़ी मदद करेगा। केस स्टडी में कैसे, जहाँ पे भी एथिकल डिलेमास आ रहे हैं, वहाँ पे यू कैन ऑलवेज रेफर टू दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, और इसको कोट कर सकते हैं आप आंसर्स में कि आपकी कंडक्ट रूल्स आपको ये करने नहीं देंगे। जैसे कोई एक डिलेमा है, एक केस है, जहाँ पे ये आपको बताया गया है कि आपके पास से फॉर इंस्टेंस you are the secretary in Department of Finance, जहां पे आपको एक खबर मिली, एक चीज मिली है, जहां पे एक कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है, तो आप उसके शेयर खरीदोगे, उसके शेयर के प्रति स्पेकुलेट करोगे, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्डक्ट रूल्स। तो कुछ इस तरह के केस स्टडीज जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए दिस कॉन्डक्ट रूल्स आर वेरी यूजफुल, और ये आपको थोड़ी हद तक कुछ चीजें याद होनी चाहिए इसमें से। जैसे मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। इफ यू रिमेंबर दीज, यू कैन यूज दीज एंड कोट देम इन योर एथिक्स आंसर्स, इंक्लूडिंग द रूल एंड 1964 also, which will help you in gaining good marks. So that is it in this part of the lecture. Thank you for watching. अगर आपको ये पसंद आया है तो you can always follow me on the ID @RahulSai222। मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है। इनफैक्ट इस Telegram चैनल पे मैं आपको ये कॉन्डक्ट रूल्स भी शेयर करूंगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स 1964। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर, studiiq.com. You can also download the app from Google Play Store to know more about us. Thank you for watching the video. Jai Hind.